हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स। अगर आपको पसंद है बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ना तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आपको एनालाइज करना चाहिए न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को और किस तरीके से उनके कॉज और इफेक्ट को आप एनालाइज कर सकते हैं। तो हमारा एम होगा यहाँ पे इकोनॉमिक इवेंट्स, बिजनेस इवेंट्स। सबसे पहली प्रायोरिटी यही होगी, हम इन्हें ही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। एक्सेंचर बेट्स बिग ऑन जनरेटिव एआई। यहाँ पे एक्सेंचर एक बहुत बड़ी आउटसोर्सिंग फर्म है, इंडिया में है, यूएस की कंपनी है ये। एंड एआई को लेके बहुत ही बड़ा ये यहाँ पे बेट कर रही है, इन्वेस्टमेंट आगे करने वाली है। तो जो भी लोग जॉब करना चाहते हैं, स्पेशली आईटी स्टूडेंट्स हैं या फिर उनका करियर अभी आईटी में है, तो यू नो व्हाट द नेक्स्ट बिग थिंग इज। सारी कंपनी सबसे ज्यादा बिग बेट यहाँ कर रही है, सबसे ज्यादा बजट यहीं के लिए होना है, राइट। सबसे ज्यादा बजट होगा तो सबसे ज्यादा सैलरीज भी लोगों को यहीं मिलने वाली है। एंड क्योंकि इसी पर ज्यादा लोग बुलिश हैं इन्वेस्टमेंट के लिए भी, जो इन्वेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो जब एआई पे बेट करेगा हम उसी को पैसा देंगे। तो नेचुरली ये कंपनीज भी वही करेंगे जो इन्वेस्टर्स आते हैं। तो amid an uncertain economic growth and slow IT spends, IT services and consulting firm Accenture's first quarter numbers in FY24 showed a significant pickup in जनरेटिव एआई स्पेंड्स। तो देखिए अभी बहुत ही ब्लीक मार्केट चल रहा था आईटी में। मेरा कहने का मतलब है कि कोई अच्छी ग्रोथ नहीं थी। यूएस मार्केट में भी अगर आप आईटी कंपनीज को देखेंगे वो बहुत ही कहेंगे ब्लीक सा आउटलुक था कि कोई फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि जो क्लाइंट्स हैं उनके जहाँ से उन्हें पैसे मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, खर्चा नहीं कर रहे अभी। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कई क्वार्टर्स के बाद अगर आप एक्सेंचर के फर्स्ट क्वार्टर नंबर्स को आप देखेंगे FY24 के, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली है और वो ये है कि जनरेटिव एआई पे अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो कंपनी ने रिपोर्ट किया कि उसने साइन किया है $450 मिलियन। कितने होते हैं ये? करीब करीब आप कह सकते हैं ये होते हैं 4000 करोड़ रुपए, 3500 करोड़ रुपए, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने साइन किए हैं नई बुकिंग्स जनरेटिव एआई के लिए फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। और ये जो 300 मिलियन की डील्स थी जो इन्होंने साइन की थी होल ऑफ FY12 पूरे साल में जितना किया था 300 मिलियन, ऑलरेडी पहले क्वार्टर में उससे 50% ज्यादा कर दिया। आप देखिए सिर्फ 3 महीने में 50% ज्यादा ग्रोथ आ गई पिछले बार से। तो दिस इज अ रियली बिग डील एंड वी कंटिन्यू टू लीड आवर इंडस्ट्री इन जनरेटिव एआई। उनका ये कहना है कि हम ऑलरेडी लीड कर रहे हैं और द ग्रेट एक्सेलरेटर ऑफ रीइन्वेंशन, ठीक है, जिस जनरेटिव एआई को ये बोल रहे हैं विद ओवर $450 मिलियन इन न्यू बुकिंग्स। डिमांड जो है जनरेटिव एआई की ये एक्सेलरेट हो रही है और कंटिन्यू करते रहेगी। तो बहुत सारे इनके जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए जनरेटिव एआई एक एक्सपेरिमेंटेशन था 2023 में, और अब वो उसकी वैल्यू को रियलाइज करवाना चाहते हैं एट स्केल। तो अडाप्टेशन अब और ज्यादा होना है यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि ये एक्विजिशंस भी कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को बोल्स्टर करने के लिए। उन स्टार्टअप्स को और छोटी कंपनीज को भी एक्वायर कर सकते हैं जो अभी एआई में एडवांस स्टेज पे है, एडवांस रिसर्च कर रही है। एंड डबलिंग करेंगे अपनी डीपली स्किल्ड डेटा एंड एआई प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम 40,000 to 80,000 विद एन एडिशनल 5,000 प्रैक्टिशनर्स एज ऑफ Q1। तो अच्छी खासी यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके नंबर्स को भी वो बढ़ाने वाले हैं और डबल करने का इनका एम है। तो दिस इज द थिंग, द नेक्स्ट बिग थिंग। जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट्स की बात करिए, जो स्टॉक्स अभी कंपनीज जो लिस्टेड कंपनीज है स्पेशली जो भी एआई पे खर्च कर रही है पैसे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, इन्वेस्टर्स उन्हीं पे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, फंड्स उन्हीं को ज्यादा पैसा देने को तैयार है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग रेस एंड जो भी इस रेस में आगे निकलता है दे विल हैव बिग एज। यहाँ पे बिजनेसेस के लिए भी, क्लाइंट्स के लिए भी, कंज्यूमर्स के लिए भी, हर तरीके के प्रोडक्ट में देयर इज सो मच एप्लीकेशन ऑफ एआई, देयर इज सो मच स्पेस कि यहाँ पे कोई भी अगर टॉप 3 या टॉप 5 में भी कंपनी आती है, अगर आप बात करें एआई के रिसर्च में और प्रोडक्ट्स में, they are going to do amazing. The growth trajectory for in Q1 for generative AI is of significance for top IT services players who are eyeing this segment as next growth area. सिंपल सी बात है, नेक्स्ट ग्रोथ एरिया उन्हें यही दिख रहा है। बड़ी बड़ी आईटी फर्म्स का जो विजन है वो मैच हो रहा है कि यही सबसे बेस्ट जगह है जहां पे अभी हमें फोकस करना चाहिए यहाँ पे। तो ड्यूरिंग FY23 Q2 मतलब FY23 2023 की बात हो रही है, TCS ने कहा था कि इसके पास 250 अपॉर्चुनिटीज है पाइपलाइन में, 250।
और most of these are at POC stage. Similarly, Infosys has stated that its generative AI offering through Topaz platform is doing well in terms of acceptance. So TCS और Infosys के भी comments आए कि उनका जो स्टेज जो भी अभी स्टेज चल रहा है AI का, यहाँ पे अच्छा खासा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है. तो लेट्स सी कौन इस रेस में किसको बीट करता है, कौन नंबर 1 होकर आता है. लेकिन इंडियन कंपनी कोई भी नंबर 1 हो, इंडिया की ग्रोथ पक्की है अगर इंडियन कंपनीज सही में एआई के ऊपर वर्क करती है, रिसर्च का काम करती है. तो एक्सेंचर ने अनाउंस किया 3 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन डेटा एंड एआई ओवर 3 इयर्स. सिर्फ 3 साल में इतना इन्वेस्ट करने को तैयार है और इनमें से पार्ट ऑफ इट विल गो इनटू ट्रेनिंग एंड एक्वायरिंग एआई कैपेबिलिटीज. टीसीएस ने कहा था 2024 में उसके 250 अपॉर्चुनिटीज है पाइपलाइन में और उन्होंने ट्रेन किया है 1 लाख एम्प्लॉयज को इन जनरेटिव एआई. दे हैव ट्रेन्ड 1 लाख एम्प्लॉयज. और इन्फोसिस ने ट्रेन किया है 40,000 एम्प्लॉयज को और प्लान कर रहा है कि एंटायर कंपनी को इस टेक पे वो ट्रेन करेगा. तो अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है इस स्पेस में. अगर आप देखिए विप्रो ने अनाउंस किया इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 बिलियन इन ओवर 3 इयर्स और फर्म ने लॉन्च किया है विप्रो AI 360, फर्स्ट AI फर्स्ट इकोसिस्टम जो ट्रेन करेगा 250,000 एम्प्लॉयज को ऑन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो दिस इज अ रियली हॉट सेक्टर राइट नाउ. आते हैं अगले आर्टिकल पे. नेट FDI हिट्स 21 मंथ हाई इन अक्टूबर एट $5.9 बिलियन. FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. अगर जिन लोगों को नहीं पता हो मैं बता दूं, जो फॉरेन का पैसा निवेश हो रहा है डायरेक्टली हमारी कंपनीज में. जैसे आपने सुना होगा कोविड के बाद रिलायंस में फेसबुक ने इन्वेस्ट किया था और रिलायंस जियो में बेसिकली, ना कि रिलायंस में, जियो में फेसबुक ने स्टेक लिया था, उसके अलावा गूगल ने भी लिया था. तो ये एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एंड अभी ये 21 मंथ हाई पर आ चुका है अक्टूबर में एट $5.9 बिलियन. नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 21 मंथ हाई पे है अक्टूबर 2023 में. और रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग ग्रॉस इनफ्लो. इनफ्लो किसका? इनफ्लो मतलब पैसा आना, राइट? तो पैसे का इनफ्लो एंड लोअर रिपैट्रिएशन. Sequentially, net FDI rose from 1.54 billion and 1.16 बिलियन. तो यहाँ पे ग्रोथ कितना दिख रहा है आपको? ये देखिए 1.54 बिलियन था 2023 में, 1.16 था 2022 में. तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको ग्रोथ दिख रहा है. ये RBI का डेटा है, इट्स ट्रस्टवर्थी, आप इस डेटा पे ट्रस्ट कर सकते हैं. रिपैट्रिएशन, मनी टेकन आउट फ्रॉम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स मेड इन इंडिया declined to 1.1 billion from 3.43 billion in 2023 September. तो यहाँ पे ग्रॉस डिक्लाइन हुआ है, वो पैसा जो आउटफ्लो है, राइट, जो बाहर जा रहा है. तो ये एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है इंडियन इकोनॉमी के लिए. अगर इतना इंटरेस्ट आ रहा है इस वक्त, आप स्टॉक मार्केट में भी देखिए, जो FIIs हैं, जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, स्टॉक मार्केट में हमारे पैसा लगाते हैं, या FPIs होते हैं, वैसे ही FDI एक मैं कहूँगा और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इन दोनों से ये बड़ा है इम्पोर्टेंस में, क्योंकि यहाँ पे FDI में जो कंपनीज आ रही हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए आती है, वो पार्टनरशिप के लिए आती है, वो रियली जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, ना कि FIs की तरह पैसा कमा के तुरंत निकलने के लिए आती है. मेजर सोर्स ऑफ कंट्रीज कौन सी थी? मॉरिशस, सिंगापुर, साइप्रस और जापान. 4th 5th ऑफ टोटल FDI यहीं से आया. तो क्या ये कंट्रीज बहुत अमीर है? नहीं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही टैक्स फ्रेंडली कंपनी है, कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे इसीलिए ये सेटअप किया जाता है कंपनीज को और वहां से फिर निवेश किया जाता है इंडिया जैसी कंट्री में. और अगर आप देखें FDI इक्विटी फ्लोज सबसे ज्यादा कहाँ रिसीव हुए हैं? मैन्युफैक्चरिंग में, रिटेल में, होलसेल ट्रेड में, इलेक्ट्रिसिटी और अदर एनर्जी सेक्टर एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर. ये सेक्टर्स जहां सबसे ज्यादा फॉरेन के इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं. तो FII क्या कर रहे हैं नहीं मैटर करता, लॉन्ग टर्म में यही मैटर करता है कि FDIs कहाँ पे आ रहे हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो जरूर नोट कर लीजिएगा इस डेटा को. Amidst global de-risking efforts, emerging economies like India remain attractive investment destinations according to the State of Economy article in RBI's monthly bulletin. तो यहाँ पे बात है इंडिया की कि पूरी दुनिया में de-risking efforts हो रहे हैं. ठीक है, emerging economies मतलब developing economy बोलते हैं ना, जो अभी भी डेवलप कर रही हैं, तो emerging economies भी वही है, emerging markets भी बोलते हैं. ये अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है इंडिया अभी भी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के लिए पूरी दुनिया में. अगर
यहाँ पे आप किसी और इमर्जिंग इकोनॉमी से भी कंपेयर करते हैं तो कोई कंपैरिजन नहीं होगा यहाँ पे। और कौन सी इकोनॉमीज है, जैसे कि अब रशिया को भी अगर आप कहें तो इमर्जिंग इकोनॉमीज में भी में ही आता है। एंड इसके बाद अगर आप बात करें ब्राजील की, ब्रिक्स, बेसिकली ब्रिक्स जो हमारा ग्रुप है ये था ही उन कंट्रीज का जो डेवलपिंग इकोनॉमीज थी, जो इमर्जिंग मार्केट्स थी, राइट, जो बड़ी कंट्रीज हैं और इमर्जिंग मार्केट्स है, क्योंकि यहाँ बड़ी कंट्रीज की बात हो रही है, मेजर कंट्रीज की बात हो रही है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है हमारे लिए। अब आते हैं आउटवर्ड रेमिटेंसेस अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ आरबीआई। यहाँ पे बात हो रही है, ये गिरा है 60.45% मंथ ऑन मंथ टू $2.17 बिलियन फ्रॉम $3.5 बिलियन। तो आउटवर्ड रेमिटेंसेस भी बहुत कम हो गया है। तो जो आउटफ्लो हो रहा था कैश का, आउटफ्लो बाहर जाना कैश का देश से, राइट, तो ये भी यहाँ पे भी काफी आप देखेंगे घटत देखी गई है। और इसका फायदा इस डेटा में आपको देखने को मिला कि एफडीआई का जो हमारा नेट डेटा आया, आउटफ्लोज माइनस इनफ्लोज, वो बहुत ही अच्छा आया। तो मंथली डेटा के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल ट्रैवल जो कि 60% अकाउंट करता है एंटायर आउटवर्ड रेमिटेंसेस का बाय इंडियंस, रोज बाय 40%। तो अब जितना बाहर घूमने जाते हैं उतना ही ज्यादा आप बाहर भी लेके जाते हैं पैसा, राइट, जितने ज्यादा घूमने जाएंगे। अब यहाँ पे ग्रोथ देखिए, आउटवर्ड 40% ग्रोथ हो गया है यहाँ पे, मतलब 40% इंडियन ज्यादा या तो ट्रैवल कर रहे हैं तो ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं पहले से, राइट। सो इट्स अ रियली बिग नंबर। तो ये अकाउंट करता है 60% ऑफ एंटायर आउटवर्ड रेमिटेंसेस बाय इंडियंस। इंडियंस जो भी बाहर पैसा भेजते हैं उसमें 60% जो जाता है वो जाता है बाहर घूमने पे। तो ये एक रीजन है कि ओवरऑल अगर आप देखें हमारा जो नेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, राइट, कि इनफ्लो है या आउटफ्लो है, वहां पे इस नंबर को भी हमें अकाउंट करना पड़ता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा देखिए यहाँ पे चार्ट है। फॉर द रिकॉर्ड आउटवर्ड रेमिटेंसेस अंडर एलआरएस फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, यहाँ पे देखिए क्या है, डिपॉजिट, ये पूरा डेटा दिया हुआ है, गिफ्ट्स, कहाँ पे इंक्रीमेंट आई है, ट्रैवल 40% बढ़ा है। देखिए अब इससे भी अगर कोई स्टॉक मार्केट वाला बंदा है वो जरूर यहाँ दिमाग लगाएगा कि फॉरेन ट्रैवल इतना बढ़ रहा है, 40% ज्यादा कैश रेमिट हुआ है पहले से ज्यादा, और कहाँ हुआ है, ट्रैवल पे। लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी काफी बाहर जा रहे हैं, और पढ़ने के लिए तो इंडिया में लोग बाहर जाते ही हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है, ट्रैवल में और मेडिकल ट्रीटमेंट में, स्टडीज अब्रॉड में। और कहाँ पे आपको घटत देखने को मिली है, डिपॉजिट कम हुए हैं, बाहर लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी कम परचेज कर रहे हैं, इक्विटी डेट भी बाहर कम हुआ है, गिफ्ट भी कम हुआ है, सारी चीजें कम हुई है। तो मेजर पैसा जो इंडिया का बाहर जा रहा है लोगों से, आउटवर्ड है रेमिटेंसेस जो है वो इन्हीं चीजों में है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।